हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 12th हाफ ईयरली इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पर सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको ये बताया गया है कि कैसे आप पेपर का सही यूज़ कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन उस पेपर को यूज़ करके आप कैसे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। आप कौन से वो पॉसिबल अपनी तरफ से कदम उठा सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके, पोल्यूशन कम कर सकें, या जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है वो पेपर और ट्री से रिलेटेड है, किचन गार्बेज से रिलेटेड है। यानी गार्बेज को हम कैसे जो है डिस्पोज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। सभी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब बताया गया है। वी डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स अ गुड काज बिकॉज, ये पहला क्वेश्चन है। हम कोई भी पहला कदम अच्छी चीज़ों के प्रति नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा कि वी वंडर इफ़ वी कैन डू द वर्क अलोन। हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हम अकेले इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखेगा ये, द टास्क इज़ सो बिग व्हाट कैन आई डू अलोन। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये तो बड़ी टास्क है, बड़ा काम है। तो ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए हम कोई काम अच्छा नहीं कर पाते हैं। हाउ मच टाइम विल किचन वेस्ट टेक टू बिकम अ गुड गार्डन मैनर। एक अच्छा गार्डन मैनर बनने के लिए किचन के वेस्ट को कितने समय तक, तो 3 to 6 मंथ लगते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इफेक्टिव वे ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल का सही तरीका क्या है, प्रभावशाली तरीका, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा गार्बेज को सही तरीके डिस्पोज करने से। आवर नेबरहुड बिकम क्लीन, हमारा जो अड़ोस पड़ोस है कैसा हो जाएगा, क्लीन और ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी सही है। विच इज़ टू यूज एटीट्यूड। टू यूज एटीट्यूड का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। तो यहाँ पर टू यूज एन आर्टिकल सेकंड टाइम, आर्टिकल इन कोई पेपर, कोई कागज़ या कोई भी चीज़, उसको सेकंड टाइम यूज़ करना है, लंबे समय तक यूज़ करना, यानी बोथ ए एंड बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन द पैसेज द राइटर डज नॉट एग्री विथ, इस ऊपर वाले पैसेज में राइटर ने किस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करी है। तो सेविंग और फॉरेस्ट, एब्यूज ऑफ पेपर, बीइंग कॉन्शियस अबाउट फॉलोइंग रूल्स, यानी हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम पेड़ों को कटने से बचा पाएंगे। टू यूजेज एटीट्यूड पालन करना पड़ेगा। किचन वेस्टेज यानी गार्बेज को सही से डिस्पोज करना पड़ेगा। लेकिन डिक्रीजिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेगी इसमें। तो ऑप्शन बी सही है, कौन सा नहीं है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वे द मीनिंग कम्प्लीटली नेसेसरी। आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि कम्प्लीटली नेसेसरी वाले वर्ड के लिए हो, यानी उसका सिनोनियम बताना है। तो इम्पेरेटिव आएगा इसका, यानी पूर्णतः आवश्यक। विच सेंटेंस इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इंटरनेट क्लीन्स द इन्वायरमेंट ऑफ आवर प्लेनेट। इंटरनेट जो है क्लीन करता है हमारे इन्वायरमेंट को, पृथ्वी के इन्वायरमेंट को। ऐसा नहीं है, इंटरनेट कैसे कर पाएगा। द टर्म ग्रीन फिंगर्स रेफर टू, तो पीठ से संबंधित है। ऊपर उसमें दिया है ग्रीन फिंगर्स क्या होता है, तो हम गड्ढा खोदते हैं, उसमें चीज़ों को डालते हैं, उससे संबंधित है। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ पेपर नेपकिन बिकॉज, हमें पेपर नेपकिन का यूज अवॉइड करना चाहिए। मोर ट्री विल हैव टू बी कट डाउन, क्योंकि जितने पेपर नेपकिन का हम यूज़ करेंगे उतने ही पेड़ों की आवश्यकता लगेगी, उनको काटना पड़ेगा, तब जाके पेपर नेपकिन बनेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट केयर अबाउट इन्वायरमेंटल बिकॉज दे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्यावरण के बारे में केयर करने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा क्यों है। डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे आर हार्मिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको केयर ही नहीं है। उनको नहीं लगता कि हमारे इस कदम से हम इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं, बस वो करते रहते हैं चीज़ों को, पता नहीं है उनको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। स्किल इंडिया जो है इसका टाइटल है, और उसके बाद नोट्स कैसे बनाने, ऑलरेडी वीडियो लगा है, डला हुआ है यूट्यूब पर, आपको आई बटन में भी दिख जाएगा। इससे आप बना सकते हो कि आप नोट मेकिंग अच्छे से कैसे बना सकते हैं। सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको लिखना है और अपनी लेखन कौशल से आपको ये बताना है कि आप कितने बेहतर तरीके से किसी भी फॉर्मेटिंग में उस लेटर, एप्लीकेशन या नोटिस या पोस्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका नाम रोशन था, द हेड बॉय आप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, आप उसके हेड बॉय हैं, यानी नीचे सबसे हेड बॉय लिखा रहेगा और आपका नाम रोशन रहेगा। आपको एक नोटिस बनाना था अबाउट द करियर काउंसलिंग के बारे में। करियर काउंसलिंग जो फेयर या मेला लगा था आपके स्कूल के द्वारा, मेंशन इट्स डे, डेट, टाइम, वेन्यू, सब आपको बताना है कि दिन कब था, कब समय था, नोटिस बनाना था। या फिर प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अपीलिंग द यूथ टू स्टॉप स्मोकिंग, या फिर आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना था जो कि यूथ को अट्रैक्ट करे और उनसे आग्रह करे कि आपको स्मोकिंग रोकना है। पोस्टर प्रिपेयर करना था, यानी डिज़ाइन डालनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर आदित्य रेसिडेंट ऑफ 75 पंचवटी कॉलोनी जबलपुर, राइट अ लेटर टू द CMO नगर निगम कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी की जो गंदगी जैसी कंडीशन है, इनसैनिटरी कंडीशन है, जो क्लीन नहीं है, उसकी कंप्लेन आपको CMO नगर निगम से करनी थी। और आपका नाम आदित्य और आप निवासी है 75 पंचवटी कॉलोनी जबलपुर के। तो ये 75 पंचवटी कॉलोनी जबलपुर स्टार्टिंग में आएगा, फिर CMO नगर निगम ये उसके नीचे आएगा, उसके बीच में डेट आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आप अपनी कंप्लेन लिखेंगे। या फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष और मनीषा इन्वाइटिंग हिम हर हाउस
वार्मिंग पार्टी, आपने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, उसके लिए आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है। यू आर मधुर या फिर माधुरी हो सकते हो, और आपको एड्रेस भी दिया है, यानी इनफॉर्मल लेटर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में यूर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट डे, आपका स्कूल जो है सैटरडे, लास्ट सैटरडे के दिन उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? एनुअल स्पोर्ट डे। राइट रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन, आपको एक रिपोर्ट लिखना है, यानी पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखी जाती है, आपके स्कूल मैगजीन में उसको पब्लिश करना है। अब आपको बताना है कि चीफ गेस्ट कौन थे, ओपनिंग सेरेमनी कैसे हुई, मतलब हम कुछ वाद्य यंत्रों का यूज़ करते हैं जब ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, तो ढोल हो गए या डीजे हो गया, वैसा स्पोर्ट इवेंट कौन कौन से, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लास्ट में, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स, ये आपको करना था। या फिर आप 120 वर्ड्स में आर्टिकल लिख सकते थे, यानी पैराग्राफ लिख सकते थे इनमें से किसी एक पर, जैसे वुमेन्स सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन स्टूडेंट्स लाइफ। सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर का होता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं ग्रामर के, तब जाके हम इन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। आई विल बी देयर इन एन आवर, हम जब इसको आवर को पढ़ते हैं तो आवर पढ़ते हैं, अ से उच्चारण होता है हिंदी के स्वर से, इसलिए एन आएगा। यहाँ पर लिखा है ही टीच हियर सिंस 1998, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर समय दिया हुआ है, और समय 3 ही टेंस में आता है, जिसमें आपको पता होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हम इसमें हैज बीन टीचिंग भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो इसमें हैड बीन टीचिंग भी लगा सकते हैं, और हम इसमें चाहें तो ही विल हैव बीन टीचिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर करेक्ट जो है वर्ब का यूज़ करना है, तो हम लगा सकते हैं कुछ भी, यानी हैज बीन स्टार्टिंग वाली ही हम लगाएंगे। डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आल डेट ग्लिटर्स, यानी जो भी चमकदार चीज़ें होती है वो सोना नहीं होती है, तो सभी आल डेट। आई हैव कम हियर सेवरल टाइम्स, आई कैन नॉट रिमेंबर द डे, आल दो येट बट, येट का मतलब होता है फिर भी, फिर होता है, बट मतलब परंतु होता है, आल दो यानी हालांकि, हालांकि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे रास्ता याद नहीं है। व्हाट इज़ द टाइम, अब आपकी घड़ी के द्वारा समय बजाया जाता है, घड़ी में समय नहीं होता है, तो बाय योर वॉच आएगा। ये इसलिए पूछा गया है कि आपको ऐसा लगता है घड़ी में समय हुआ है, इसलिए हम इसमें इन लगा देते हैं, लेकिन घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है आपको। लोकेश कैन ईजिली लिफ्ट द हेवी बॉक्स, जब हम हमारे अंदर की एबिलिटी को बताते हैं, योग्यता को बताते हैं, कैपेबिलिटी को बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। और यदि हमें ये बताना हो कि संभावना है, तब हम मे का यूज़ करते हैं, और जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ ज़रूरी ही आपको करना है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डू इज डायरेक्टेड, यहाँ पर भी आपको 5 करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हो सके तो पूरे ही करके आए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जो करें वो गलत हो, तो आपको सही के नंबर मिल जाते हैं। दिस बेंगल्स इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, तो यहाँ पर आपको इसमें सो देट लगाना है, तो जो बड़ा वाला टू आपको दिख रहा है उसके यहाँ पर आप छोटा ये टू लगा देंगे, और छोटा वाले टू के यहाँ पर आप देट लगाएंगे, और आप देखेंगे कि दिस बेंगल लिखा है, तो इसको एज अ प्रोनाउन भी आपको आगे यूज़ करना है। दिस बेंगल इज़ सो एक्सपेंसिव, फिर आप बताएंगे आई कैन नॉट बाय, तो फिर आपको लिखना है एक्सपेंसिव देट आई कैन नॉट बाय, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर दिस बेंगल इज सो एक्सपेंसिव देट इट कुड नॉट बी बाय, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसे नहीं खरीदा जा सकता, मैं इसे नहीं खरीद सकता, दोनों बात आप बोल सकते हैं। तो आई कैन नॉट बाय भी सही है बाद में देट के, और इट कुड नॉट बी या इट कैन नॉट बी बाय, इससे नहीं खरीदा सकता, ये भी सही है। दे डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली चेंज इंटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर डू दे डू आएगा, क्योंकि ये आपका जो सेंटेंस है दे डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू आपको लग रहा हो कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ये मेन वर्ब है, तो ये यहीं रहेगी, इसके सामने हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ बन जाएगा। डू द एक्सरसाइज रेगुलरली और क्वेश्चन मार्क आएगा। आई लेफ्ट द क्लास द स्टूडेंट स्टार्टेड साउंडिंग, अब यहाँ पर लिखा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हार्डली वेन, हार्डली वेन यानी हार्डली वेन का जब आप यूज़ करते हैं तो हार्डली स्टार्टिंग में आता है, इसके बाद हेड आता है, या फिर आप इसको सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे तो ऐसा आएगा आई हार्डली हेड, तो आपको लिखना है आई हार्डली हेड लेफ्ट द क्लास, मैं क्लास मतलब मैंने क्लास छोड़ी थी, वेन का मतलब जब होता है, लेकिन यहाँ अर्थ हुआ ऐसा कि मैंने मुश्किल से ही क्लास छोड़ी थी कि बच्चों ने साउट करने ने चिल्लाना चालू कर दिया, तो दो तरीके से सेंटेंस बन जाएगा आपका। आई हार्डली हेड लेफ्ट द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टार्टेड साउटिंग, या फिर हार्डली हेड आई लेफ्ट द क्लास, यानी हार्डली हेड स्टार्टिंग में लगेगा,
या फिर आई के बाद लगेगा हार्डली हैड, और दोनों को हम वेन से जोड़ देंगे। इसका मतलब ये होगा कि मैंने मुश्किल से क्लास छोड़ी थी और बच्चों ने, मैंने मुश्किल से क्लास छोड़ी कि बच्चों ने चिल्लाना प्रारंभ किया। नरेश सेड टू मी आई एम ड्राइंग अ पिक्चर। नरेश ने मुझसे कहा कि मैं एक पिक्चर ड्राइंग कर रहा हूँ। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जानना है, तो सेड टू मी ये हो जाएगा टोल्ड मी। फिर हम ये डबल एपोस्ट्रोफी जो है, डबल इन्वर्टेड कामा, इनको हटा के डेट लगाएंगे। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है तो नरेश से रिप्लेस होगा, यानी उसके प्रोनाउन से रिप्लेस होगा, तो हो जाएगा ही। एम है मतलब कंटिन्यूस है, तो अगले टेंस यानी अगला टेंस पास्ट है, पास्ट का कंटिन्यूस से रिप्लेस होगा, तो एम की जगह हो जाएगा ही वाज। ड्राइंग का ड्राइंग रहेगा, पिक्चर का पिक्चर रहेगा, तो नरेश टोल्ड मी दैट ही वाज ड्राइंग अ पिक्चर। यू विल बाय सम ऑरेंज, चेंज द वॉइस। सम ऑरेंज विल बी अगले टेंस यानी नेक्स्ट टेंस की हेल्प में यूज़ करते हैं अपन। विल बी बॉट, BOUGHT वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू। यहाँ पर लिखा है द स्ट्रीट इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट आई प्लेड देयर। यहाँ पर रिलेटिव क्लास होती है आपकी हु, विच, वेयर, हुम, हुज, इनका यूज करके आपको जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर आप जगह की बात करें द स्ट्रीट की, तो जगह होती वेयर, जहाँ। तो द स्ट्रीट वेयर यानी सड़क या गली जहाँ, वेयर, द स्ट्रीट वेयर इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट, गली या सड़क जहाँ पर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आपको इसको दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। द स्ट्रीट वेयर प्लेड इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड द स्ट्रीट वेयर आई प्लेड, गली या सड़क जहाँ मैं खेला इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। तो द स्ट्रीट इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट वेयर आई प्लेड, तो दो तरीके से बना सकते हो। पहला सेंटेंस पूरा लिखोगे, फिर लिखोगे वेयर, फिर लिखोगे आई प्लेड, हियर को हटाओगे आप। और एक तरीका ऐसा है कि द स्ट्रीट वेयर आई प्लेड, एक गली या सड़क जहाँ मैं खेला, इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, या नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। तो इस तरह से रिलेटिव क्लास को पहचान के आपको लिखना पड़ता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये आपकी टेक्स्ट बुक आ गई है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये इंडिगो से लिया गया है, जहाँ पर महात्मा गांधी जो है शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हु डज ही स्टैंड फॉर इन द पैसेज, यहाँ पर उन्होंने, या ही मतलब गांधी जी यहाँ पर वो डिमांड करते हैं रीपेमेंट की, तो ही कौन है यहाँ पर गांधी। हाउ मच रीपेमेंट डिड ही, आज के 50% वो मांगते हैं। द वर्ड डिसाइड फुली, इसका मतलब होता है धोखेबाजी से, तो यहाँ पर बताना है आपको कि इसका मीनिंग क्या है। तो फाल्सली, गलती से, ट्रूली, होनेस्टी, सिंसियरली, ये सब सिनोनियम है। तो आपको यहाँ पर डिसाइड फुली धोखा होता है, तो फाल्सली इसका जो है सही मतलब रहेगा। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम इंडिगो से लिया गया है। द एम ऑफ गांधी गेट एग्रीड विद, अब उन्होंने मांगा 50% शेयर था, है ना, पर मतलब अमाउंट, पर उनको मिला 25 रिटर्न, क्योंकि उनको इस बात की खुशी थी कम से कम ये लोग लैंडलॉर्ड जो है भूमि के मालिक हैं, जिनके अंडर में शेयर ग्रुपर्स काम करते हैं, ये कम से कम अपनी इज्जत, मान मर्यादा और पैसों के को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट्स ऑफ द मनी एंड देयर प्रेस्टीज, यहाँ शेयर ग्रुपर गांधी या जे झेड होज ने सरेंडर नहीं किया था, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपकी पोएम से लिया गया है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी, रोड साइड स्टैंड, तो उससे लिया गया है। हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन, ये हो गया। व्हाट इज़ द चाइल्ड इज लॉगिंग, यानी बच्चों की तरह किसी भी चीज़ के लिए जिद करना या बैठे रहना चाह में। लॉन्गिंग का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज़ के लिए तरसना। तो चाइल्ड इज लॉगिंग में बच्चों को कोई चीज़ के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे तरसते हैं कि अभी आएगी, तो निहारते रहते हैं एकटक। तो यही पूछा जा रहा है कि किसी की लॉन्गिंग ये कर रहे हैं। देट द पोएट रेफर इन द एबव लाइन। फार्मर्स विश दैट कस्टमर शुड स्टॉप एंड शॉप, तो रोड साइड स्टैंड में जो दुकान लगा के बैठे हैं वो सभी किसान ही चाहते हैं कि कस्टमर उनके पास रुके, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी चाह है। द सिनोनिम ऑफ लर्क इज, लर्क का मतलब होता है कि एक टक लगा के बैठे रहना, तो यहाँ पर क्राउल सही रहेगा, CRAWL, इसका मतलब होता है रेंगना या घिसाना, लेकिन इसका सिनोनिम सही है ये। जैसे कि एक टक लगा के कहीं खिड़की में बैठे रहना कि वो कस्टमर आ जाए, लर्क यानी झाँकना, तो क्राउल सही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये पैसेज आपकी दूसरी किताब है उससे लिया गया है, अंटार्कटिका नाम का एक लेसन है, द एंड ऑफ द अर्थ, उसमें से लिया गया है। और आपकी जो प्राइमरी बुक है वो, उसके अलावा जो विस्टास है उसमें से लिया गया है। ये 4 मार्क्स का है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अंटार्कटिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी दैट लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, यानी थोड़ा सा भी परिवर्तन पर्यावरण में होता है हमारे द्वारा, हम यहाँ रहकर नहीं पता कि क्या परिवर्तन हो रहा था, ये आपको देखना। तो आप एंड ऑफ द अर्थ यानी आपको अंटार्कटिका पे जाना है, और यहाँ पर जब आपको बर्फ़ पिघलती हुई या टूटती हुई दिखेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हमने पेड़ काटे, उससे गर्मी हुई, और गर्मी के कारण ये भूस्खलन की जगह बर्फ़ का स्खलन हो रहा है। तो छोटा छोटा परिवर्तन आपको वहाँ दिखेगा।
तो स्टडी करने के लिए परफेक्ट प्लेस है अंटार्कटिका, कि हम यहाँ जो चीज़ें कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है। तो जब वहाँ पर चट्टाने बर्फ़ की धंसती है, तब समझ में आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इससे लिया गया, अभी बताया मैंने। इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ द इंक्रीज, इंक्रीज का अपोजिट आपको बताना है इस पैसेज में, तो डिप्लेशन होता है। इसके बाद में उस पैसेज में से आपको बताना नरिश है, वंडरस या सस्टेन। ठीक है। साइंटिस्ट वार्न देट फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि अगर ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है तो उसका परिणाम क्या होगा, द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पर सबसे पहले यही होगा, लाइव ऑफ मरीन एनिमल्स, उसके बाद जो मरीन यानी जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है, बर्ड्स है, उन पर खतरा रहेगा। और फिर जो ग्लोबल कार्बन साइकिल बनने लग जाएगा फिर, तो ये सभी आल आप देखो भी इसमें सही है। और यदि आपने एक्टिविटीज़ आप फाइटोप्लैंक्टन, तो उसकी ओजोन लेयर में जब अफेक्ट होगा, प्रभावित होगी, तो सबसे पहले एक्टिविटी फाइटोप्लैंक्टन एक पौधे की प्रजाति होती है, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं पानी के अंदर, मतलब जिनको मछलियाँ खाती है, पानी के जीव इसको खाते हैं। और ये वेज पौधा होता है, पौधा जो ग्रीन टाइप का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, और इनको मछलियाँ खाती है और फिर उनका जीवन चक्र चलता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए थे, दोनों से आपने अच्छे से आंसर किया होगा। और यदि आपको लगता है इस वीडियो में कोई डाउट, या आपको लगता है कि इसका आंसर हमें सही नहीं लग रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हुआ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।